गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक राजनीति विज्ञान विषय के पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक पेपर के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इस पेपर में जो हमारा जो सिलेबस है इसमें हमारे जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है, प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक काल, सभी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों का अध्ययन करना है। देखिए, हम सभी को पता है कि प्राचीन विश्व में या यूरोप में सबसे पहले जो ज्ञान का उदय हुआ वो यूनान में हुआ। तो यूनानी जो राजनीतिक दार्शनिक हैं वहीं से शुरुआत इसकी होती है और इसमें उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राचीन कालीन हैं प्लेटो, अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु हमारे इस सिलेबस में है और इनका हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में हम आते हैं मध्यकालीन। तो आपने सुना नाम होगा, संत थॉमस एक्विनास हैं, ऑगस्टाइन हैं, इन सब का अध्ययन करना है। हमारे सिलेबस में थॉमस एक्विनास है, इनको देखेंगे। फिर जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन शुरुआत होती है मैकियावेली से। हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जो प्रारंभ होता है वो मैकियावेली से होता है। तो मैकियावेली को देखेंगे हम। उसके बाद में थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक है, जीन जॉक्स रूसो हैं, जेरेमी बेंथम हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, कार्ल मार्क्स हैं। इन सभी हमारे जो प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक हैं एक एक का पूरे सेशन में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष में पेपर जो प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक है उसमें कौन कौन से हमारे विचारक हैं, थिंकर्स हैं। हम व्यक्ति विशेष जो हमारे थिंकर्स हैं उनका पूरे राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे, न कि किसी और पक्ष के। केवल उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। एक एक करके सबको समझेंगे और उनके विचारों को आत्मसात करेंगे। बेहद आसान है। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति के विचारों को पढ़ रहे हैं, इसलिए आप पूरी मनोयोग से इस पूरे क्लास को समझें, इस वीडियो को पूरा समझें और समझने का आगे प्रयास करें। देखिए, तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो है हमारे प्लेटो। आपके विषय वस्तु के जो पहले थिंकर्स हैं इस पेपर के वो है प्लेटो। प्लेटो के बारे में समझने का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे और इन्हें प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। प्लेटो को पश्चिमी जगत के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसको कहा जाता है? प्लेटो को। क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन किसी ने नहीं किया। क्रमबद्ध रूप से राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन कोई करने वाले व्यक्ति थे, महान आत्मा थे, तो वो कौन थे? प्लेटो थे। ठीक है। और उनका जो राजनीतिक दर्शन है वो मानवता के लिए एक अमर संदेश है। उन्होंने अपने जो राजनीतिक दर्शन में जो विचार दिए, आप कल्पना कीजिए, करीबन 2500 वर्ष पूर्व एक महान व्यक्ति ने अपने जो राजनीतिक विचार दिए, दर्शन दिए, उनके विचारों को आज भी प्रासंगिकता के तौर पर हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारी विभिन्न व्यवस्थाओं में उसका प्रयोग, राजनीतिक व्यवस्था में उनका अनुसरण किया जाता है। तो आप समझिए तो किस प्रकार से उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन में और इस मानवता के लिए उन्होंने अपने विचार दिए। तो सबसे पहले प्लेटो के विचारों को समझने से पहले हम उनका एक जीवन परिचय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप देखिए, प्लेटो का जन्म एथेंस में, अब ये यूनान के अंतर्गत एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है एथेंस। तत्कालीन समय में एथेंस में 428 ईस्वी पूर्व में हुआ। प्लेटो का जन्म एथेंस में 428 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम था अरिस्तोन और माताजी का नाम था पेरिकथियोन। ठीक है, वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन सामान्य जानकारी रखने के लिए हमें थोड़ा परिचय ध्यान रखना चाहिए। प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो था एरिस्टोक्लीस। यह प्रश्न कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। क्या नाम था? एरिस्टोक्लीस।
आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है एरिस्टोक्लेस। लेकिन उनका जो शरीर था, उनके जो कंधे थे भरे हुए और चौड़े थे, इस कारण उनके जो व्यायाम शिक्षक थे उन्होंने उनको प्लेटो कहना शुरू कर दिया। और प्लेटो कहना शुरू कर दिया तो पूरे विश्व में जो उनकी पहचान हो गई, उनका जो नाम हो गया वो प्लेटो ही हो गया। एरिस्टोक्लेस के नाम से कोई जानते नहीं। उनका मूल नाम था, वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लेस, लेकिन भरे हुए कंधे और चौड़े होने और कद काठी मजबूत होने की वजह से उनके जो व्यायाम शिक्षक थे उन्होंने उनका नाम क्या दे दिया, प्लेटो। और प्लेटो के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। और प्लेटो का जो शुद्ध यूनानी उच्चारण है वो है प्लाटोन, और अरबी भाषा में इसे क्या कहते हैं, अफलातून। तथ्यात्मक जानकारी है, आपको ध्यान रखनी है। अरबी में इसे क्या कहा जाता है, अफलातून कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म का परिचय हो गया। अब देखिए आगे जिससे उनकी आयु बढ़ती है, क्या क्या उसमें घटनाक्रम होते हैं। प्लेटो ने अपनी जो प्रारंभिक आयु में एथेंस को स्पार्टा के साथ, एथेंस इनका मूल राज्य था और स्पार्टा भी एक राज्य था, तो एथेंस को स्पार्टा के साथ 30 वर्षों तक, कंटिन्यू 30 वर्षों तक पेलोपोनेशिया के युद्ध में लड़ते हुए देखा। पेलोपोनेशिया का युद्ध हुआ, किस किस के मध्य हुआ, एथेंस और स्पार्टा। तो पेलोपोनेशिया के युद्ध में लड़ते और अंत में एथेंस को हारते हुए देखा। अंत में कौन हार गया, एथेंस हारा। फलस्वरूप वहां पर प्रजातंत्र का सर्वनाश हो गया। जो प्रजातंत्र व्यवस्था वहां कायम थी उसका सर्वनाश हो गया, मतलब समाप्त हो गई। और उसके स्थान पर 30 व्यक्तियों का शासन स्थापित हो गया। मतलब पेलोपोनेशिया के युद्ध में एथेंस हार गया और वहां पर 30 व्यक्तियों का शासन स्थापित हुआ। और जो शासन व्यवस्था स्थापित हुई वो क्रूर थी, हिंसक थी और दमनपूर्ण थी। क्रूर, हिंसक और दमनपूर्ण थी। ठीक है, और उनके इन कुकृत्यों से प्रभावित होकर प्लेटो ने राजनीति से संन्यास ले लिया। प्लेटो का मोह भंग हो गया, उनसे उनका विमुख हो गए कि अब मुझे राजनीति में काम नहीं करना, क्योंकि वहां पर जो शासन व्यवस्था थी क्रूर थी, हिंसक थी और दमनपूर्ण थी। और उनके इस प्रकार के राजनीतिक कार्यों के या कुकृत्यों से प्लेटो का मन भर गया, इसलिए उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। और इसी शासन व्यवस्था ने, यानी 30 व्यक्तियों की जो आतताइयों का शासन था, उसी शासन व्यवस्था ने सुकरात को प्राणदंड दे दिया। अब ये सुकरात हैं वो प्लेटो के गुरु हैं, यानी सुकरात के शिष्य प्लेटो हैं। तो इनके जो गुरु थे सुकरात, इनको प्राणदंड दे दिया। किसने, इन 30 आतताई व्यक्तियों ने। फलस्वरूप उससे राजनीति से घोर घृणा हो गई। किसको घृणा हुई, प्लेटो से। किससे हुई, राजनीति से। ठीक है, अपने गुरु को जब वहाँ की शासन व्यवस्था ने प्राणदंड दे दिया तो उनको लगा कि अब मुझे यहाँ पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब उनके गुरु सुकरात को प्राणदंड दे दिया और देने के बाद अपने कुछ मित्रों के साथ वो एथेंस के निकट एक मेगरा नामक स्थान है वहाँ पर चले गए। मेगरा एक जगह का नाम है, वहाँ पर चले गए। और उसके बाद उसका जो 12 वर्ष का जो इतिहास है वो अज्ञात है। 12 वर्ष कहाँ गए, किधर गए, किससे मिले, कोई उसका इतिहास या उसका उल्लेख उनके पुस्तकों में या किसी और साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए 12 वर्ष का जो इतिहास है वो अज्ञात है। लेकिन कहा जाता है, एक मतलब विचार किया जाता है कि इस काल के दौरान वे इटली, यूनान, मिस्र घूमते 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 कभी गंगा के तट की यात्रा भी उन्होंने की थी। गंगा के तट तक भारत की भी उन्होंने यात्रा की थी, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, फिर वो 12 वर्ष के बाद में जो एथेंस आते हैं। एथेंस आने पर उन्होंने अपने एक सुप्रसिद्ध संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम था अकादमी। क्या नाम था, अकादमी। यह प्रश्न कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए, तो आप क्या बताना है, अकादमी। ठीक है, और इस अकादमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव है वो किससे प्राप्त हुआ, अकादमी को। किसके द्वारा स्थापित थी, प्लेटो के द्वारा। ठीक है, और ये जो अकादमी थी, ये इस विद्यापीठ को 522 ईस्वी में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने इसको बंद कर दिया था। ठीक है, वो बहुत 500, 700, 800 साल पुरानी मतलब बाद की बात है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था, अकादमी। अब देखिए, अब इस अकादमी में, क्योंकि इस अकादमी के मुख्य द्वार पे लिखा हुआ था, लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री एंटर हियर, यानी इसका हिंदी अनुवाद कहें तो ज्यामिति से अनभिज्ञ व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं करें।
देखिए शिक्षा का एक मापदंड देखिए, मानदंड देखिए, स्पष्ट तौर से लिखा है कि ज्यामिति से अनभिज्ञ व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं करें। उस समय मुख्य तौर पर जो विषय हुआ करते थे वो थे खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, भौतिक विज्ञान, इनकी जो प्रमुख तौर पर शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। फिर अभी एक दार्शनिक हैं, विचारक हैं, एक दर्शन के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। तो इनके मन में इनके विचार थे, क्योंकि इन्होंने देखो आगे आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे कि प्लेटो द्वारा जो प्रतिपादित विचार हैं वो हैं एक आदर्श राज्य, न्याय के सिद्धांत, दार्शनिक राजा, साम्यवाद का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, ऐसे कई उनके विचार अलग अलग अपन एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वो उनका एक आदर्श राज्य, और आदर्श राज्य का जो हेड होगा, जो राजा होगा, प्रमुख होगा, वो होगा दार्शनिक राजा। अब ये उनका बहुत एक आदर्श था, एक अपनी कल्पना थी कि इस प्रकार का राजा मैं चाहता हूँ, क्योंकि उनका एक अनुभव था कि अपने जीवन के प्रारंभिक आयु में जिस प्रकार से यूनान को घुटने टेकते देखा स्पार्टा के सामने, 30 व्यक्तियों का एक बहुत क्रूर शासन स्थापित हुआ और अपने गुरु सुकरात को भी प्राणदंड दे दिया उस राज्य ने। तो उनको इस प्रकार की व्यवस्था से मोह भंग हो गया। उन्होंने मन में एक ऐसा काल्पनिक राज्य का निर्माण किया और एक काल्पनिक राजा का निर्माण किया कि मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था विद्यमान हो ताकि सबके साथ न्याय हो सके और सबका कल्याण हो सके। तो उनका एक आदर्श था जिसको हकीकत में अर्थात व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, सिसिली के सिराक्यूज राज्य में वहाँ के एक सुसंस्कृत व्यक्ति थे, अर्थात वहाँ के एक अच्छे विचारक थे, उनका नाम था दियोन। अब दियोन से उनकी भेंट हुई और फिर दियोन के माध्यम से वहाँ के राजा थे डियोनीसियस द्वितीय या सेकंड कह सकते हैं, वो वहाँ के राजा थे। अब दियोन की प्रेरणा से दियोन राजा से मिले और राजा को पूरी बात बताई कि इस प्रकार से एक आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा के रूप में आप बनने के लिए आपको तैयार होना है, और ये पूरी बात उन्होंने बताई। तो फिर दियोन की प्रेरणा से डियोनीसियस सेकंड दार्शनिक शासक बनने के लिए तैयार हो गए। परंतु जब उसके अन्याय और निरंकुश शासन की आलोचना की, अर्थात देखिए कोई भी शासक अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, व्यक्ति है, स्वाभाविक गलतियां होती हैं कहीं ना कहीं। तो अब और वो भी उस जमाने में आज से करीबन 2500-2700 वर्ष पूर्व, तो फिर स्वाभाविक है कि राजा कभी ये सहन नहीं कर सकता। तो प्लेटो ने जब उनके कुछ अन्याय और निरंकुश शासन की आलोचना की तो फिर राजा क्या हुआ, प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा थी उससे मुकरने लग गई। ठीक है। और ऐसे मुकरे कि उन्होंने डियोनीसियस सेकंड ने दियोन को तो निर्वाचित कर दिया, यानी उस राज्य से बाहर भेज दिया कि आप जाइए यहाँ से, आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। किसने? डियोनीसियस सेकंड ने। किसको निर्वाचित किया? दियोन को। ठीक है। और प्लेटो को क्या किया? प्लेटो को स्पार्टा के जो राजदूत थे उनको सौंप दिया, प्लेटो को स्पार्टा के राजदूत को सौंप दिया। और फिर उसने क्या किया, उसे दास के रूप में एजाइने के एक टापू में भेज दिया। एजाइने भी एक जगह का स्थान का नाम है, और वहां के एक टापू पर उसको भेज दिया। ठीक है। फिर पता चला उसके एक मित्र थे अनिकेरिस को पता चला कि जो प्लेटो महोदय हैं वो फिलहाल एक गुलाम बने हुए, एक दास बने हुए, और एक दार्शनिक, एक विचारक, एक महान व्यक्ति दास कैसे बन सकता था। तो उन्होंने क्या किया, अनिकेरिस ने प्लेटो को वहाँ से खरीद कर उनको मुक्त कर दिया और पुनः एथेंस भिजवा दिया कि जाइए आप अपने विचार को प्रकट कीजिए। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में पुनः एक बार 361 ईस्वी पूर्व में डियोनीसियस ने प्लेटो को एक बार पुनः सिरैक्यूज आने का निमंत्रण दिया। प्लेटो नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि पहले हमारा हाल क्या हुए थे, लेकिन फिर भी उसके मित्र थे तारंत्यम के दार्शनिक राजा आर्थिकदास, उन्होंने कहा कि आप एक बार आइए तो सही। गए, और इस बार भी वे हुआ जो पहले हुआ, पुनः एक बार एथेंस लौट आए। ठीक है। फिर उनको ये अनुभव हुआ कि ये जो मेरा सपना है, मेरा एक जो आदर्श राज्य है और एक दार्शनिक शासक है, ये कभी भी हकीकत में नहीं बदल सकता, क्योंकि जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हमारे विचार हैं, ऐसा कोई भी नहीं बन सकता। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे व्यावहारिकता की ओर मुड़े और अपने जीवन के शेष दशकों में, ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द लॉज, कानून।
द लॉज। ठीक है, उसको उन्होंने लिखने का प्रयास किया, क्योंकि आपको पता है जब आप इसके अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी सबसे पहला जो ग्रंथ था द रिपब्लिक, और रिपब्लिक में ही उन्होंने इस प्रकार के विचारों को प्रकट किए थे, आदर्श राज्य और दार्शनिक राज्य। अब रिपब्लिक में क्या उन्होंने बताया था कि मेरा जो आदर्श राज्य में जो मेरा दार्शनिक राजा होगा वो कानून से भी परे, कानून से भी परे है। लेकिन जब उसको पता चला कि हकीकत में ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, तो फिर अपने जीवन के अंतिम दशकों में उन्होंने एक पुस्तक लिखी द लॉज, कानून। इसमें उन्होंने बताया कि कानून का राज्य में होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो व्यवहारिक की ओर मुड़े। अब देखिए, कहा जाता है कि जब प्लेटो भारत भ्रमण पर आए तो भारतीय वर्ण व्यवस्था से प्रभावित हुए, और यहीं से प्रभावित होकर उसने कर्तव्य पालन को न्याय का आधार बनाया। अब देखिए, आप हमारे दार्शनिक भारतीय राजनीतिक जो दार्शनिक विचारक थे मनु, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी, तो मनु के और प्लेटो के विचारों में समानता ये है कि दोनों ही न्याय के जो आधार है ना, न्याय का आधार किसको मानते हैं? कर्तव्य पालन को मानते हैं। दोनों ही न्याय का आधार कर्तव्य पालन को मानते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो प्लेटो ने अपने जो न्याय का सिद्धांत दिया उसमें भी उन्होंने आधार किसको बनाया है? कर्तव्य पालन को। तो कह सकते हैं कि ये हमारे भारत से अर्थात मनु के विचार से प्रभावित रहे। तो ये था एक प्रकार से इनका परिचय। फिर अगले देखते हैं प्लेटो की रचनाएं। प्लेटो ने अपने जीवन काल में किन किन रचनाओं का उल्लेख किया है, क्योंकि कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी के छोटे प्रश्नों में बाकायदा प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न आता है कि प्लेटो के द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम बताइए, या फिर ये रचना किसने रचित की। इस प्रकार से कोई न कोई प्रश्न आता रहता है, तो आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी याद रखनी है। अब देखिए, प्लेटो के ग्रंथों की जो संख्या है वो 36 से 38 के आसपास मानी गई है, किंतु प्रामाणिक ग्रंथ वर्तमान में है वो 28 है। और ये जो 28 ग्रंथ हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बर्नेट ने संपादित किए थे, बर्नेट ने संपादित किए थे। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण है हमें याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, वो हैं 3। देखिए, द रिपब्लिक, दूसरा है द स्टेट्समैन, तीसरा है द लॉज। ये अभी आपको ये ध्यान रखना है, पूरा जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस पर क्रम याद रखना है, क्योंकि प्लेटो ने सबसे पहले रिपब्लिक की रचना की थी, उसके बाद में स्टेट्समैन की, उसके बाद में लॉज की। आगे पीछे क्रम चेंज नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले रिपब्लिक। और प्लेटो ने जो अपने विचार प्रकट किए, चाहे अपने न्याय का हो, आदर्श राज्य का हो, या फिर शिक्षा का हो, जो भी अपने सिद्धांत विचार प्रकट किए वो सब किस में किए थे? रिपब्लिक में। ठीक है, इसलिए रिपब्लिक का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, ये तीनों ही पुस्तकें राजनीति शास्त्र पर लिखी हुई है। किस पर? राजनीति शास्त्र पर। इसके अलावा और जो उनकी रचना है वो है अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, मीनो, जॉर्जियस, प्रोटागोरस, सिपोजियम, फेडो, सोफिस्ट, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे प्लेटो की अध्ययन पद्धति। प्लेटो ने अपनी जो रचना है किस प्रकार से रचित की है और किन किन अध्ययन पद्धतियों का उसमें समावेश किया है। देखो, हर विचारक की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, एक तरीका होता है अपने विचारों को व्यक्त करने का। तो प्लेटो महोदय ने किस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट किया है, देखिए। प्लेटो ने अपनी फिलोसॉफी में अर्थात अपने दर्शन में द्वंद्वात्मक, डायलेक्टिक या डायलेक्टिकल, द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक पद्धतियों का समावेश किया है या उनका प्रयोग किया है। अब आपके सामने प्रश्न बनता है कि द्वंद्वात्मक क्या होता है। देखिए, द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होता है कि प्लेटो ने अपने जो ग्रंथों की रचना की है उन सभी ग्रंथों में प्रश्नोत्तर के रूप में अर्थात संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखी। प्लेटो ने अपने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो प्रश्नोत्तर के रूप में लिखे, एक दूसरे को प्रश्न करते हैं, संवाद करते हैं अर्थात वार्तालाप की शैली में। जैसे किसी प्रकार से एक पात्र होते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न पात्र हैं, एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, संवाद करते हैं अर्थात वार्तालाप करते हैं। तो ये सब जो उन्होंने रचना लिखी है, ग्रंथ की रचना की है, वो सब प्रश्नोत्तर के रूप में उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है,
तो ये संवाद अर्थात द्वंद्वात्मक पद्धति एक ही है, या इसको एक ही कह सकते हैं कि संवाद या द्वंद्वात्मक चिंतन की जो प्रणाली है, इसमें प्रश्नोत्तर अर्थात तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। मतलब किसी भी प्रश्नोत्तर या तर्क विधि आधार पर सत्य का अन्वेषण करना, ठीक है। और इस प्रकार प्रश्नोत्तर करते करते या तर्क वितर्क करते 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 हमारे मतलब मस्तिष्क में विचारों को उत्तेजित किया जाता है और उत्तेजित करके सत्योन्मुख करने का प्रयास किया जाता है। मतलब प्रश्नोत्तर या तर्क वितर्क के माध्यम से एक दूसरे से प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस प्रकार से सत्य का अन्वेषण किया जाता है कि इसमें विचारों को उत्तेजित करके मस्तिष्क में विचारों को उत्तेजित करके सत्योन्मुख यानी सत्य की ओर उन्मुख किया जाता है। तो ये जो पद्धति है ये क्या कहलाती है? द्वंद्वात्मक पद्धति। और ये जो पद्धति है प्लेटो ने किससे ग्रहण की थी? अपने गुरु सुकरात से, ठीक है। ये हुई द्वंद्वात्मक पद्धति। अगली है विश्लेषणात्मक पद्धति। अब देखिए विश्लेषणात्मक पद्धति में क्या किया जाता है? प्लेटो ने इस पद्धति में जैसे किसी वस्तु को मौलिक तत्वों में विभाजित करते हैं, किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो उसको मौलिक तत्वों में अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है और फिर उनका पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी भी वस्तु के जो मौलिक तत्व होते हैं उसको विभाजित कर दो और फिर उनको विभाजित करने के बाद में पृथक पृथक अध्ययन किया जाए। अध्ययन करने के बाद में फिर उनसे क्या होगा कि उन तत्वों से जो निर्मित संपूर्ण वस्तु है उसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। एक बार और स्पष्ट कर रहा हूँ कि विश्लेषणात्मक पद्धति में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी वस्तु के मौलिक तत्वों को विभाजित कर दो, फिर उनका अलग अलग पृथक पृथक अध्ययन कर लो और फिर उन तत्वों से निर्मित जो संपूर्ण वस्तु का जो पूर्ण ज्ञान होगा वही हमें इस प्रकार से एक प्रकार के एनालिसिस या यूँ कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से इसका अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। अगली जो उन्होंने पद्धति को स्वीकार किया था वो था निगमनात्मक डिडक्टिव अप्रोच। निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, इसे दार्शनिक पद्धति के नाम से भी अपन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी वस्तु का अध्ययन किया जाता है, सबसे पहले बड़ी वस्तु का अध्ययन किया जाता है और फिर छोटी वस्तु का, अर्थात जो उसका कंटेंट होता है, जो उसकी विषय वस्तु होती है, सबसे पहले उसकी बड़ी वस्तु का अध्ययन किया जाता है, फिर उसको छोटी छोटी वस्तु में अध्ययन किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्टता की ओर अध्ययन किया जाता है। सामान्य से विशिष्टता की ओर अध्ययन किया जाने वाली पद्धति क्या कहलाती है? निगमनात्मक। इसलिए कई बार आपको प्रश्न आपने देखे होंगे, यहाँ पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जामों में कि प्लेटो की कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ हैं, कोई दो लिखिए। तो आप द्वंद्वात्मक लिख सकते हैं, आप विश्लेषणात्मक लिख सकते हैं, आप निगमनात्मक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अपना जो पूरा दर्शन जो खड़ा किया वो इन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए अपना विचार प्रकट किए। तो हमने ये उनके परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी अध्ययन पद्धतियों के बारे में समझा आज की क्लास में कि कौन कौन सी उनकी रचना है और किन किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते अपने विचार प्रकट किए। धन्यवाद।